तो पिछले लेक्चर में जाना था हमने कि फेज ट्रांजिशन करने के लिए कौन कौन से फैक्टर हैं। टेम्परेचर, अगर हमें फेज ट्रांजिशन करवाना है, स्टेट्स चेंज करने हैं, तो कौन कौन से फैक्टर थे। एक था हमारा टेम्परेचर, दूसरा प्रेशर था, यही बताया था ना पिछले लेक्चर में। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि अगर हमें हर बार फेज ट्रांजिशन करवाना है, लिक्विड टू गैस जाना है या सॉलिड टू लिक्विड जाना है, क्या हर बार मुझे इन दो चीजों की जरूरत पड़ेगी? मेरा सवाल ये है, क्या ये जरूरी है हर बार कि स्टेट्स ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो हमेशा टेम्परेचर और प्रेशर में चेंज करना होगा? सवाल ये है, तुम्हारा क्या कहना है? अगर हमें लिक्विड टू गैस जाना है सपोज, तो क्या हमें टेम्परेचर और प्रेशर में चेंज करना होगा हर बार? चलिए इसको समझते हैं कि एग्जांपल से। अगर इस रूम में एक कंटेनर में हमने पानी रख दिया, ठीक है, ओपन है, टेम्परेचर में कोई चेंज ना कर रहा हूं मैं, एक कंटेनर है, इसमें हमने पानी रखा हुआ है, लिक्विड फॉर्म में है, ये वाटर है। कौन से फेज में है? कौन से फेज में है? बोलो, सो गए हो क्या? लिक्विड फेज में है। तो क्या लगता है, ये अगर तुम यहां पर मार्क कर दो, यहां लेयर है वाटर का, छोड़ दो कुछ टाइम के लिए, एसी भी चला हुआ है, क्या लगता है ये लेयर यहां का यहां रहेगा? अच्छा चलो इसको ऐसे समझो, कपड़ा धोया हमने, कपड़ा धोया हुआ है, गीला कपड़ा है, उसको इस रूम में अभी रख दें, तो क्या वो कपड़ा सूखेगा? कभी नहीं सूखेगा। सर्दी के मौसम में तब तो नहीं सूखता होगा कपड़ा, टाइम लगता है पर सूखता है ना। हाँ टाइम लग सकता है, मौसम ठंडा हो तो टाइम लग सकता है, पर अगर मैं बोलूं कि टेम्परेचर एक जैसा है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया, पहले अगर 25 डिग्री था, जो टाइम लग 2 दिन तक 25 डिग्री ही रहा, कोई चेंज नहीं आया 2 डेज के लिए, तो क्या लगता है कपड़ा सूखेगा कि नहीं सूखेगा? और जनरल ऑब्जर्वेशन से बता, सूखेगा कि नहीं सूखेगा? सूखेगा। तो कपड़ा तो गीला था, कपड़े पे तो लिक्विड था, पानी था, तो पानी गया कहां? इवेपोरेट हो गया, तो मतलब लिक्विड टू गैस बना, वाटर वेपर बना, वाटर वेपर के मॉलिक्यूल्स गैसियस फेज में गए। तो क्या लिक्विड टू गैस फेज ट्रांजिशन हुआ या नहीं हुआ? हुआ, विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर। ये कह सकते हैं ना, अगर 25 डिग्री रूम का टेम्परेचर है, बाद में भी 2 दिन तक 25 डिग्री है, नॉर्मल, घट भी गया, समझ लो मौसम ठंडा और हो गया, 25 डिग्री था, सर्दी का मौसम है और कड़ाके की ठंड पड़ने लगी, टेम्परेचर और घट गया, 25 डिग्री से 18 डिग्री आ गया, तो क्या कपड़ा नहीं सूखेगा? सूखेगा। हो सकता है 2 दिन में ना सूखे, 3 दिन में सूखे, पर सूखेगा जरूर। इसका मतलब जो कपड़ा गीला था, जो कपड़े के सरफेस पे जो वाटर था, उसके मॉलिक्यूल्स किसमें चेंज हो गए? गैसियस फेज में हुए ना। तो इसका मतलब है कि फेज ट्रांजिशन तो हुआ, लिक्विड टू गैस तो गए विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर। ये बात क्लियर है? क्लियर है ये? तो आज उसी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। आज का टॉपिक क्या होने वाला है? इवेपोरेशन। तो पहले आप शुरुआत यहां से करें, आप लिखिए वेपराइजेशन।
क्या लिखे हेडिंग, मैं इसको मिटा दूं, ये तो कल वाला बताया था मैंने कि फेज ट्रांजिशन के लिए हमें किन दो चीजों की जरूरत पड़ती है, टेम्परेचर की और प्रेशर की। अब उसको आगे फर्दर हम लोग विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर एंड प्रेशर वी विल डिस्कस अबाउट द फेज ट्रांजिशन। ओके, क्या बोलो बोलो। नहीं, अभी हमारा टारगेट ये दिया गया है कि पहले आपके जो भी बेसिक चीजें हैं जो आपने साइंस 10 तक पढ़े हैं, क्या हाँ इवेपोरेशन, देखिए आपने 9 10th में जो साइंस पढ़े हैं ना वो आपको 11 12th में हर जगह जरूरत पड़ेगा। हाँ, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, समझ रहे हो, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आपको 9 10th की चीजें को ही समराइज किया गया है। ओके, उसके बाद से वहां से अब आगे और डिटेल में केमिस्ट्री साइंस फिजिक्स को वगैरह को पढ़ेंगे। मुझे बातों को क्लियर है ये, ठीक। हाँ, तो वेपराइजेशन क्या है, तो वेपराइजेशन लिखें इसको, वेपराइजेशन इज द फेज ट्रांजिशन वेपराइजेशन इज द फेज ट्रांजिशन फ्रॉम, कहां से कहां, सॉलिड टू गैस या लिक्विड टू गैस या सॉलिड टू लिक्विड, हाँ फ्रॉम लिक्विड टू गैस। ओके, अब वेपराइजेशन के 2 टाइप्स, कितने टाइप्स, एक बॉइलिंग और दूसरा इवेपोरेशन। वेपराइजेशन के 2 वेज हैं, देयर आर 2 वेज ऑफ, देयर आर 2, इसको ऐसे लिख लीजिए, देयर आर 2 वेज ऑफ वेपराइजेशन। कौन कौन, एक तो हमारा बॉइलिंग है और दूसरा इवेपोरेशन। देयर आर कितने तरीके हैं, कौन कौन, बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। तो आज हम इसी के बारे में समझने वाले हैं, इसके बारे में और डिटेल में समझेंगे 12th में, एक सॉल्यूशन करके चैप्टर आएगा, ठीक है, वहां पे समझेंगे वेपर प्रेशर क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। फिलहाल अभी हम किस पे फोकस करेंगे, इवेपोरेशन पे, क्लियर है ये। तो क्या होता है समझते हैं, अगर मैं पूछूं कि वाटर कितने डिग्री टेम्परेचर पे बॉयल होता है तो क्या बोलोगे, 100 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो कितने डिग्री पे बॉयल होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन अगर मैं वाटर की बात करूं, एग्जांपल के तौर पे वाटर के, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितने डिग्री है, 100 डिग्री सेल्सियस है 100 डिग्री सेल्सियस। तो क्या, लेकिन जैसे अभी मैंने पूछा कि अगर आपका गीला कपड़ा है वो सूख जाता है 25 डिग्री रूम टेम्परेचर पे भी, तब तो आपने कपड़े को तो बॉयल नहीं किया है, ऐसा तो नहीं कि उसको गैस पे चढ़ा के आपने 100 डिग्री बॉयल कर दिया है तब पानी लिक्विड टू गैस गया है, ऐसा तो नहीं हुआ है, बातों को समझ रहे हो, हाँ कोई डाउट, हाँ। तो आखिर इसमें हुआ क्या है ये समझते हैं।
तो देखो ये समझ में आ रहा कि ये दोनों डिफरेंट हैं, पहले ये दिमाग में आना चाहिए। हाँ, इसमें एक चीज कॉमन है कि इसमें लिक्विड टू गैस हम जाते हैं, फेज ट्रांजिशन होता है, पर इसमें ऐसा नहीं बोले, इसमें ऐसा नहीं होता है कि आप वाटर इवेपोरेट हो रहा है तो 100 डिग्री पे, ऐसा नहीं। 100 डिग्री पे अगर हो रहा होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग। अब बिलो 100 डिग्री हो रहा होगा तो उसको क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन। तो इसमें लिख लीजिए, इवेपोरेशन का डेफिनेशन लिख लीजिए। Evaporation is the evaporation is the vaporization of liquid, vaporization of liquid below its boiling point. Below its boiling point. लिक्विड टू गैसियस फेज में जा रहे हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, वेपराइजेशन। लिक्विड टू अगर गैसियस फेज में जा रहे हैं तो क्या बोलेंगे उसको, वेपराइजेशन। अब वेपराइजेशन के दो तरीके, दो वेज, कौन कौन, या तो बॉयल या तो इवेपरेशन। ओके, अगर बॉइलिंग पॉइंट से नीचे वाले डिग्री सेल्सियस मतलब टेम्परेचर पे वेपराइजेशन हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन। क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। लिक्विड टू गैस अगर गया है तो क्या कहलाएगा, वेपराइजेशन। इसके दो तरीके, कौन कौन, बॉइलिंग और इवेपोरेशन। कोई भी लिक्विड, सिर्फ वाटर नहीं, कोई भी दुनिया में जितने भी लिक्विड है, अगर वो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे वाले टेम्परेचर पे वेपराइज हो रहा है तो उसको क्या कहलाएगा, इवेपोरेशन। क्लियर है ये, ठीक है। अब समझते हैं, इसको मैं मिटा दूं। अब समझेंगे कि ये आखिर बॉइलिंग पॉइंट से नीचे वाले टेम्परेचर पे ऐसा क्यों हो जा रहा है, क्यों हमारा बॉइलिंग पॉइंट से नीचे वेपराइजेशन हो जा रहा है, इसका, लिक्विड का। चलिए समझते हैं इसको। अच्छा, वो जो कल वाले थे काइनेटिक एनर्जी वगैरह वाले, बनाए हो बाकी सवाल, कुछ रह गए थे ना सीट में, बनाए हो, कोई डाउट उसमें से? हाँ ठीक है, अभी डिस्कस करें। सिर्फ काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड, इवेपोरेशन वाले नहीं, अभी पढ़ाएंगे उसके बाद वो डील करेंगे उस पर। काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर, ये सब कंप्रेसिबिलिटी वगैरह से रिलेटेड कुछ डाउट है उसमें? 10 नंबर, ठीक है। तो पहले इसको समझ लेते हैं और इसके साथ ही जब इसको भी डील करेंगे और उसको भी कर लेंगे, ठीक है, क्लियर है ये? तो चलो अब ध्यान से समझो, ये आगे भी काम आने वाला है सॉल्यूशन चैप्टर में भी। इधर देख ध्यान से, ये हमने कंटेनर लिया, और ये क्या है, ये डिनोट कर रहा है आपको H2O मॉलिक्यूल को। किसको डिनोट कर रहा है, ये डिनोट किसको कर रहा है, ये जो स्फीयर आपको दिख रहा है ना, ये किसको डिनोट कर रहा है, H2O मॉलिक्यूल को। किसको डिनोट कर रहा है, तो ये H2O मॉलिक्यूल है, सारे मॉलिक्यूल है कौन से, H2O। ये मतलब वाटर है हमारा, किस फेज में है, लिक्विड फेज में। कौन से फेज में है, लिक्विड। हाँ, तुम कह सकते हो कि यहाँ तो सर बहुत कम गैप है, लेकिन एक तरह से समझो इसको जूम किया है हमने, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा है, लिक्विड है,
लिक्विड में हमने एग्जांपल के तौर पे वाटर ले लिया, क्या ले लिया, वाटर ले लिया, ठीक है। एक वाटर का मॉलिक्यूल यहां भी है, एक यहां है, एक यहां है, सपोज 3 लेयर है वाटर मॉलिक्यूल। अगर मैं इस पर फोकस करूं, इस वाले वाटर मॉलिक्यूल पे, तो आपको बताया है मैंने पिछले लेक्चर में कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है, एक दूसरे को खींचे रखता है, होल्ड करके रखता है, जिसको क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। तो अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात करूं, इस वाले पे, तो देख इसको कौन खींचा होगा, इधर ये खींचा होगा, इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर खींच रहा होगा, ये वाला, इसको ये वाला खींच रहा होगा, ये वाला खींच के रखा होगा, उसके बोर्ड के उस साइड वाले भी मॉलिक्यूल होंगे, अरे 3D लेयर है ये, ऊपर वाला भी, तो मतलब इसको चारों तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल इस तरह से लगा रहा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये समझ रहे हो, क्लियर है ये। अब फोकस करना है तुमको इस वाले पे, सबसे ऊपर वाला पे, इंटरफेस वाले पे, सरफेस वाले पे। पहले हमने कहां फोकस किया, सेंटर मतलब बीच में, अब हमारा फोकस कहां पर है, ऊपर वाला। तो चल क्या तू ये बता, क्या सेम टाइप का फोर्स लग रहा होगा इस पे, इसके ऊपर तो लेयर है ही नहीं, इसके ऊपर तो वाटर मॉलिक्यूल है ही नहीं, तो इसके ऊपर वाला वाटर मॉलिक्यूल क्या इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींच रहा होगा, नहीं खींच रहा होगा ना। ये बात समझ में आ रहा है, क्लियर है ये। इस पर क्या लग रहा होगा, इस पर लग रहा होगा सिर्फ ऐसा कुछ फोर्स, ये डाउट है यहां तक। ये वाला डिनोट कर रहा है ये सरफेस वाले वाटर मॉलिक्यूल, ये वाला डिनोट कर रहा है ये जो मिडिल में है या जो नीचे है, और भी लेयर है, मान लो सपोज 3 लेयर है, तो ये मिडिल वाला है, क्लियर है ये। तो ये कौन सा मॉलिक्यूल टाइटली होल्ड है, सेंटर वाला है, सेंटर वाला, ठीक है। सपोज एक मॉलिक्यूल आए वाटर का, हमारा एयर में भी वाटर मॉलिक्यूल है, एयर पार्टिकल है, उसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। वो आए किसी स्पीड में आए, गैसियस मॉलिक्यूल्स तो उसके पास अपनी एक वेलोसिटी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो अगर ये मॉलिक्यूल्स आए तो कहां वाले मॉलिक्यूल से टकराएगा, बीच वाला या सरफेस वाला, सरफेस वाला। सरफेस वाला मॉलिक्यूल्स अगर टकराएगा तो कम फोर्स में ही क्या इसको बाहर नहीं कर सकता है, क्योंकि ये वाला देखो एक तो बाहर है, प्लस ये उतने स्ट्रांगली नहीं है चिपके हुए बाकी मॉलिक्यूल से, जितना कि ये वाला नहीं चिपका हुआ है, जितना कि नीचे वाला लेयर वाला चिपका हुआ है। ये तुम समझ रहे हो। एक है हमारे पास, ये 2 गेंद है, ठीक है, 2 गेंद है। सपोज इस हाथ में 2 मार्कर ही ले लो, 2 मार्कर ले लो। एक को मैंने अच्छे से जकड़ रखा है, एक को थोड़ा सा जकड़ के रखा है, एक को एकदम स्ट्रांगली मैंने होल्ड करके रखा है, और एक एकदम सरफेस पे। कोई अदर ऑब्जेक्ट आएगा, इससे भी टकराएगा और इससे भी टकराएगा, तो किसकी पॉसिबिलिटीज है ज्यादा कि जल्दी मूव कर जाए, इस वाले की। ये सरफेस पे है, कम टाइटली होल्ड किया हुआ है मॉलिक्यूल, ये बात क्लियर है ये। तो होता ये है कि जो सरफेस के मॉलिक्यूल है, जो हमारा गैसियस मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर जो एयर है हमारे सराउंडिंग में, जो एयर है हमारा सराउंडिंग में, वो एयर के पार्टिकल्स के पास अपना एक काइनेटिक एनर्जी होगा, अपना एक काइनेटिक एनर्जी होगा। तो वो जब टकराएगा सरफेस वाले मॉलिक्यूल से, वो इसको क्या कर देता है, बाहर कर देता है। समझ रहे हो।
जिसके कारण से क्या हुआ, ये वाला लेयर धीरे धीरे गायब होने लगेगा, सरफेस वाला। जिसके कारण से अगर मान लो ये हमारा कपड़ा है, गीला है, इस पे सरफेस पे हमारा गीला कपड़ा है तो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, जब एयर के पार्टिकल्स इससे टकराएंगे तो जो सरफेस वाला है वाटर मॉलिक्यूल्स जो लिक्विड फेज में है वो बाहर आ जाएगा और वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। जिसके कारण से हमारा कपड़ा क्या हो जाता है, सूख जाता है। समझ रहे हो, जितना स्पीड से टकराएगा उतना जल्दी 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 इवेपोरेशन होगा। इसीलिए अगर हमको कपड़ा सुखाना रहता है तो क्या करते हैं हम, पंखा का स्पीड हवा में रख देते हैं उसको। हवा में क्यों रखा जाता है कपड़ा, क्योंकि यही प्रोसेस उसमें फास्टली हो। समझ रहे हो, ज्यादा स्पीड से आए, जो अगर तुमने फैन चला दिया, कपड़ा उसके सामने टांग दिया तो क्या होगा, फैन से जो हवा आएगा उसमें ज्यादा स्पीड होगा, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा। ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा तो जो सरफेस पे, जो कपड़े के सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, उससे जो हवा के पार्टिकल्स हैं वो तेजी से टकराएंगे और उसको बाहर कर देंगे। मतलब बाहर कर दिए मतलब उसको दूर कर दिए, तो अब वाटर का हिस्सा ना होके अब किसका हिस्सा हो चुका है, गैस का। और इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन। इसमें टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है, देखें आप। हाँ, टेम्परेचर अगर बढ़ा हुआ रहेगा, ऐसा अगर ये नहीं कर सकते, अगर मान लो कि ऐसा भी तुम देखना, कपड़ा अगर सुखाना है, ठीक है, रूम का टेम्परेचर कम है और एक जगह आपने गर्म जगह पे रख दिया है तो वहां जल्दी सूख जाएगा। वहां एक्चुअली क्या होता है कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इवेपोरेशन भी बढ़ने लगेगा। कैसे, टेम्परेचर बढ़ा है तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, कल क्या बताए थे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स और वाइब्रेट करेंगे, मोशन होगा। तो अगर टेम्परेचर बढ़ा है 25 डिग्री की जगह, मान लो एक कपड़ा सुखा रहे हो तुम 25 डिग्री पे और एक कपड़ा सुखा रहे हो 35 डिग्री पे, तो 35 डिग्री वाले के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा। तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा। अब जो एयर के पार्टिकल्स टकराएंगे तो अब इसके पास पहले से ज्यादा वेलोसिटी है, तो ये जल्दी इस फोर्स को ब्रेक करते हुए बाहर आ जाएगा। समझ रहे हो, क्लियर है ये, इवेपोरेशन समझ में आ गया। तो क्या यहां से कह सकते हैं कि अगर मैं पूछूं एक सवाल यहां से ये भी आता है कि इवेपोरेशन बल्क फिनोमिना है या फिर सरफेस फिनोमिना है, सरफेस फिनोमिना। क्या मतलब, कहने का मतलब इवेपोरेशन क्या इस वाले मॉलिक्यूल पे हो रहा है, नहीं हो रहा है। कहां पे हो रहा है, जो हमारा सरफेस पे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, क्लियर है ये, तुम गौर करना। अच्छा और बताओ, सोच के बताओ तुम कि अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो ये मॉलिक्यूल्स बाहर हो रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी, दूसरा जो मॉलिक्यूल्स आ रहा है हाई काइनेटिक एनर्जी से, वो इससे टकरा रहा है, इसके बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है और ये बाहर चला जा रहा है गैसियस फेज में। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि आप ये बताइए कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसको अगर हमने इस्तेमाल किया जिससे आप अफेक्ट कर सकते हैं, किसको, इवेपोरेशन। टेम्परेचर अभी बताया कि हाँ, स्पीड ऑफ विंड, हाँ। तो अगला पॉइंट पहले, अच्छा पहले फोटो बना ले, ये हुआ क्या है वेपोरेशन में। एक बनाया ऐसा डायग्राम, ठीक है, सेंटर वाला मॉलिक्यूल्स के लिए ये डिनोट करें, सरफेस वाले के लिए ऐसा कुछ बनाए, क्लियर है ये। फिर उसके बाद हेडिंग डालेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, क्लियर है ये। तो पहले ये वाला फोटो बना लें।
एयर के पार्टिकल है, क्या है? क्या हो रहा है इस फेनोमेना में? क्लियर है ये? कोई डाउट है तो पूछ बेझिझक। ये धीरे धीरे लेयर गायब होने लगेगा, समझ रहे हो? इससे हाई काइनेटिक एनर्जी है इसके पास, गैस के पार्ट लिक्विड से, जो पिछले लेक्चर में हमने किया। तो अगर मैं पूछूं किसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, गैस के पार्टिकल्स के पास या लिक्विड वाले पार्टिकल्स के पास? गैस के पास। तो इस वाटर लेयर के बाहर गैस का लेयर है, उसके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से टकराएगा। ये जो बॉन्ड है इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बॉन्ड का मतलब ही होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, इसको क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा, और ये पार्टिकल्स क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। बाहर हो जाएगा तो ये लिक्विड से किस में चेंज हो गया? गैस। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो चलिए हेडिंग डालिए अब, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। तो जैसा कि विनीता ने बताया, विनीता ही ना, कि टेम्परेचर, स्पीड ऑफ विंड, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी, तो ये चारों पॉइंट लिखे। सही है तुम्हारा? हाँ, नेचर ऑफ लिक्विड। विस्कोसिटी जिसको बोल लो, समझ रहे हो? अब मान लो पानी है और एक तरफ शहद है, तो कौन जल्दी इवेपोरेट होगा? पानी। समझ रहे हो? हाँ, उसको भी डाल लें आप। पांचवा, नेचर ऑफ लिक्विड। हमारा शहद खुला हुआ बर्तन में है, पानी खुला हुआ बर्तन में है, तो पानी जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। चलिए एक एक पर फोर्स करते हैं। ये टेम्परेचर का क्या रोल है? तो पहला टेम्परेचर, उसमें पॉइंट्स लिखेंगे आप। अब एक एक पॉइंट पे थोड़ा कुछ लिखेंगे, क्या इफेक्ट पड़ेगा, घटेगा कि बढ़ेगा। ठीक है, तो पहला टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का क्या रोल है? अगर टेम्परेचर बढ़ा हुआ है 25 डिग्री से, रूम का टेम्परेचर, अभी मान लो रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री था, हमने रूम का टेम्परेचर अब कर दिया कितना? 25 से बढ़ा दिया, 30 35 जो भी करना है कर दिया। तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ने का मतलब क्या है? टेम्परेचर बढ़ने का मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ा तो इस मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक एनर्जी बढ़े, तो पहले से ज्यादा वाइब्रेशनल मोशन आ गया, मोशन आ गया इसके पास। तो क्या होगा? अब कोई जो टकराएगा तो वो इजीली इसको क्या कर देगा?
ब्रेकआउट कर देगा। पहले कोई ऐसे था, मोशन में था, अब टेम्परेचर बढ़ा, अब ज्यादा मोशन में है, अब कोई अदर फैक्टर कम स्पीड से भी टकराएगा तो क्या हो जाएगा, इसको ब्रेक करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है ना। अब तो लिखें इसमें when we increase the temperature, when we increase the temperature, काइनेटिक एनर्जी, कोमा देखे, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज। Therefore, rate of evaporation, रेट ऑफ, रेट मतलब स्पीड, इवेपोरेशन होने का स्पीड, रेट मतलब क्या होता है, स्पीड, रेट ऑफ इवेपोरेशन विल ऑल्सो इंक्रीज। क्लियर है यहां तक? चल, स्पीड ऑफ विंड, दूसरा पॉइंट, क्या होगा, तुम्हारा नाम फिर से भूल गए हम, क्या था? हाँ साक्षी बता। स्पीड ऑफ विंड बढ़ाने से क्या होगा, इवेपोरेशन का रेट, रेट मतलब किस रेट से ये इवेपोरेट होगा, किस स्पीड से होगा, हाई स्पीड से। क्यों? क्यों ब्रेक होगा? क्योंकि जब स्पीड ऑफ विंड आएगा तो फिर जब जैसे स्पीड ऑफ विंड का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा रहेगा। टेम्परेचर की तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं? हाँ, स्पीड ऑफ विंड जब लिक्विड से टकराएगा हाँ, तो बॉन्ड टूटेगा, और बॉन्ड टूटेगा तो जो लिक्विड का मॉलिक्यूल्स है वो गैस के फॉर्म, गैसेस फॉर्म में जल्दी हो जाएगा। क्लियर है? इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं, आप ऐसे मान लो एक कोई बॉल है, ठीक है, इससे दो ऑब्जेक्ट टकरा रहे हैं, कौन कौन, सेम बॉल है, ठीक है, एक मैंने ले लिया कि यहां पर एक दूसरा बॉल टकरा रहा है सेम मास का, ठीक है, सेम है, यहाँ छोटा बड़ा लग सकता है, इसको सेम साइज समझना है, ठीक है, टकरा रहा है, ये टकरा रहा है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। किसमें ये ज्यादा दूर छिटकेगा? अगर मास सेम है तो किसमें मोमेंटम ज्यादा होगा? इस वाले में। क्यों? क्योंकि इसमें वेलोसिटी ज्यादा है। मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी होता है ना, तो किसमें मोमेंटम ज्यादा होगा? इस वाले में। समझ रहे हो? एक है, मान लो सेम हाथ है और मैं किसी को थप्पड़ मार रहा हूं, या सब कुछ, तुमने कुछ गलती किया, दे दिया तुम्हारे कान के नीचे खर्चा पानी, तो अगर एक हाथ ऐसे पड़ रहा है तुमको ऐसे, और एक हाथ पड़ रहा है सटाक से, किसमें चोट ज्यादा लगेगा? जिसमें सटाक से पड़ा है। कभी कभी गौर किए हो, छोटा बच्चा गोद में रहता है, हाथ भले छोटे छोटे रहते हैं लेकिन थप्पड़ मार देता है तो बहुत जोर का लगता है। फील किए हो? कभी नहीं खाए हो? कोई बात नहीं, मेरे साथ हुआ है। छोटा बच्चा है, उसको आदत होता है, कहीं कुछ हुआ पिट दिया किसी को, छोटे छोटे हाथ हैं लेकिन उसका चोट ज्यादा क्या लगता है? क्यों? क्योंकि वो जब मारता है तो बहुत स्पीड में मारा, उसने हाथ बहुत स्पीड में चलाया, तो मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। समझ रहे हो? तो उसके पास मास भले कम है लेकिन वेलोसिटी है ज्यादा, हाथ चलाने का स्पीड है ज्यादा, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या हो जाएगा? ज्यादा होगा ना, ज्यादा, जिसके कारण सबको चोट ज्यादा लगेगा। मुझे बातों को तो आप वही सोच, विंड का स्पीड है पहले 5 मीटर पर सेकंड, एक है 10 मीटर पर सेकंड, कौन वाला ज्यादा इंपैक्ट पैदा करेगा?
समझ रहे हैं? क्लियर है ये? तो चलिए इसी को राइट डाउन करिए। रेट ऑफ इवेपरेशन इंक्रीजेज रेट का मतलब स्पीड। रेट ऑफ इवेपरेशन इंक्रीजेज while increasing the speed of wind। क्लियर है ये? तीसरा कौन सा बच गया? सरफेस एरिया। तो उसको समझ ले, तू ऐसे समझ। सपोज तुम्हारे घर में पानी गिर गया, पानी गिर गया, तुमको उसको सुखाना है। तू चाहती है कि जल्दी सूखे। गर्मी के मौसम में तो चलता है, सर्दी के मौसम में पानी कहीं पर आ हुआ है, गलती से पाँव पड़ गया, ठंड लगेगा, तो तुम चाहते हो ना कि कब जल्दी सूखे। सरफेस पे पानी गिर गया, आपके फ्लोर पे पानी गिर गया है, तो कौन कौन से तरीके यूज करते हो तुम लोग? कपड़े से पोंछ देते हो, एक तो वो हो गया। चलो, और कपड़ा पोंछना नहीं है, दूसरा तरीका पंखा चला दिए, स्पीड ऑफ विंड का यूज कर लिए, और दूसरा हो गया। तीसरा, आपने पंखा चलाया तो आपने क्या किया? स्पीड ऑफ विंड का ही सहारा लिया है। चलिए, और डे टू डे लाइफ का हम सवाल पूछ रहे हैं। हाँ, छोड़ देंगे तो सूख जाए, पर मैं चाह रहा हूं कि जल्दी हो, स्पीड उसका बढ़े। छोड़ देंगे तो इवेपोरेट हो जाएगा, वही तो पढ़ रहे हैं। पर आप चाह रहे हैं कि वो जल्दी सूखे, फ्लोर आपका जल्दी सूख जाए, आप ये चाह रहे हैं। क्या करते हैं आप? मैं आपसे पूछ रहा हूं। कपड़े से पोंछते हैं, ठीक है। कपड़ा से पोंछने वाला ऑप्शन के अलावा कभी गौर किए हो कि पांव से इसको पानी को थोड़ा फैला दिया या स्वीप कर दिए, पानी को फैला देते हो? स्वीपर मारते हैं ना, बिना पोछे तुम क्या करना? स्वीपर मार देना, पानी को फैला देना पूरे फ्लोर। एक जगह पानी गिरा हुआ है, उसको फैला देना। तो एक जगह रहने देना, सेम पानी क्वांटिटी रहने देना। एक फ्लोर पे, एक फ्लोर के एक कोने में सेम क्वांटिटी का ½ लीटर रहने देना, और एक कोने में जो ½ लीटर है उसको फैला देना। देखना कहां सूखेगा पहले। क्या लगता है? जैसे, अच्छा ठीक है, चलो छोड़ो, इस वाले में तुम फील नहीं कर पा रहे हो। जब तुम कपड़ा धोते हो, तुम लोग का कपड़ा कौन धोता है? खुद से धोते हो? मम्मी लोग धो देती हैं? हाँ, खुद से धोते हो। इतना तो नोटिस किए होगे कि कपड़ा धोते हैं, जब कपड़ा गीला रहता है तो उसको सुखाने के लिए ऐसा थोड़े ना कि जब कपड़ा निचोड़ते हैं तो निचोड़ा हुआ कपड़ा को ही रख देते हैं, कि उसको फैलाते हैं, स्प्रेड करते हैं। अगर सोचो, हमने कपड़ा को धोया, निचोड़ा, वो एक जगह इकट्ठा हुआ है, सिकुड़ा हुआ है, उसको रख दिया मैंने और कपड़े को फैला दिया, कौन सूखेगा पहले? फैला हुआ। क्यों सूखा पहले? इसी को यूज किया आपने, सरफेस एरिया को। समझ रहे हो? कौन सा फैक्टर यूज किया आपने? कैसे? देख, सब सरफेस, ये वाला यहाँ एयर पार्टिकल एक गो तो रहेगा नहीं, एयर में तो कई सारे पार्टिकल हैं, मिलियंस बिलियंस में पार्टिकल्स हैं। तो अगर ये वाला लेयर हमारा, सपोज ये 3 लेयर का है, अगर ये वाला लेयर भी ऊपर वाले लेयर पे आ जाए तो ये भी एक साथ होगा कि बाहर जाएगा कि नहीं जाएगा? समझ रहे हो बातों को? ये वाला लेयर नीचे है, इस वाले से डायरेक्ट कांटेक्ट में तो है नहीं। अगर इस वाले से ये वाला लेयर कांटेक्ट में आ जाए तो ये भी सेम रेट से इवेपोरेट होगा कि नहीं होगा? नहीं। अगर ये नीचे रहेगा तो पहले ये जाएगा खाली करके, तब इसकी बारी आएगी। समझ रहे हो बातों को? तू समझ रही है रे? अगर ये सेकंड लेयर यहां वाले लेयर पे आ गया, सेम वाले लेयर पे, तो क्या होगा? जैसे जैसे ई जाएगा ये वाला भी जाएगा, तो हमारा ये वाला 2 लेयर गायब हो गया। अब तो एक लेयर ही बचा ना, तो जल्दी हो गया ना इवेपोरेट। तो जब आप कपड़ा फैलाते हैं तो आप सरफेस एरिया बढ़ाते हैं।
जब फ्लोर पे पानी गिरा हुआ है उसको हमने फैला दिया तो जल्दी इवेपोरेट होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो नीचे वाला पानी का, जो पानी एक जगह जमा था, जो नीचे वाला था लेयर, वो डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में नहीं था। जैसे ही अपने पानी को फैलाया वो नीचे वाला लेयर ऊपर आ चुका है। और हम जानते हैं इवेपोरेशन एक सरफेस का फिनोमेना है। जितना ज्यादा चीजें सरफेस पे होंगी इवेपोरेशन उतनी तेजी से होगा। क्लियर है? मैं और भी एग्जांपल देकर समझा सकता हूं। पहुंच गई मेरी बात तुम तक? ठीक है, तो क्या इसमें लिख, when we increase the surface area, comma, rate of evaporation रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा? घटेगा कि बढ़ेगा? रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज। इसका पीछे लॉजिक समझ में आया क्यों ऐसा हुआ है? क्लियर है ये? चल अगला, चौथा, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है? तो चौथा जब ह्यूमिडिटी लिखेंगे तो पहले ह्यूमिडिटी का डेफिनेशन लिखो। लिखो उसमें ह्यूमिडिटी, लिख जल्दी, ह्यूमिडिटी का लिख डेफिनेशन। क्या लिखी है? उसका डेफिनेशन लिखना है। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर, ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर present in air। ह्यूमिडिटी मतलब अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर। क्लियर है ये? ठीक है। अब अगर ह्यूमिडिटी बढ़ गया, देखो पहली बात ये जानो कि एयर की एक कैपेसिटी, एयर की क्या है? कैपेसिटी। तुम्हारी भी एक कैपेसिटी है। तुम्हारे हाथ पे मैंने अगर मान लो आधा किलो रख दिया, हाफ केजी वजन, तो तुम ठीक है होल्ड कर लोगे। 1 केजी रखा, होल्ड कर लोगे। 2 केजी रखा तो होल्ड करना थोड़ा मुश्किल होगा। 5 किलो रख देंगे तुम्हारे हाथ पे, संभाल लेगी? वजन उठा लेगी 5 किलो? चलो 10 किलो, मुश्किल होगा। 10 किलो हाथ में उठा के रखना मुश्किल होगा ना। चल 10 किलो, अब 20 किलो कर दिया, क्या लगता है उठा लेगी? चल हो सकता है 20 किलो भी उठा ले, तू एकदम सुपरमैन। 40 किलो कर दिया, तो तुम्हारी भी एक कैपेसिटी है ना। किस, क्या चीज के लिए? होल्ड करने की, किसी चीज को कैपेसिटी है कि नहीं है? तो उसी तरह इस तरीके से एयर की भी एक कैपेसिटी है। क्या करने की? होल्ड करने की। वाटर वेपर को होल्ड करने की एयर की भी एक कैपेसिटी है। हमारा जो बारिश होता है, क्यों होता है? जब वाटर वेपर बहुत ज्यादा जमा हो जाते हैं, वाटर वेपर जमा हो गए, अब एयर को होल्ड करने की एक कैपेसिटी है। जब कैपेसिटी से बाहर हो जाएगा तो गिर जाएगा, तो बारिश कहते हैं उसको। समझ रही है बातों को? हमारा पता है ना इवेपोरेशन हो रहा है, समुद्र से पानी जा रहे हैं ऊपर, हमारे एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं, जा रहे हैं एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट हो गया। अब उसकी कैपेसिटी नहीं है होल्ड करने की, एयर की कैपेसिटी खत्म हो रही है होल्ड करने की, तो क्या होगा? वापस से रिलीज हो जाएगा और हमको बारिश मिलेगा। समझ रहे हैं बातों को? तो एयर ह्यूमिडिटी है, एयर में प्रेजेंस ऑफ वाटर को हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं, और एयर की एक कैपेसिटी है क्या करने की? वाटर को होल्ड करने की। लेकिन अब सोचो ये इवेपोरेशन हो रहा है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है? वाटर वेपर में। तो ये जो सराउंडिंग के हैं
यहाँ सराउंडिंग में एयर वेपर तो बढ़ते जा रहे हैं, तो इसकी भी एक कैपेसिटी होगा ना। कुछ टाइम के बाद क्या होगा, ये वाटर वेपर वापस से नीचे आने लगेंगे। ये बात समझ रहे हो? हाँ, तो अगर हम ह्यूमिडिटी बढ़ाते गए तो क्या होगा, इवेपोरेशन घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। ह्यूमिडिटी ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया एयर में पार्टिकल, किसके, वाटर के। तो अब और ह्यूमिडिटी बढ़ाओगे तो क्या होगा, वो बारिश हो गया। तो बारिश हो गया मतलब लिक्विड में तो आ गया। अब बातों को समझे? तो जैसे जैसे हम ह्यूमिडिटी बढ़ाएंगे इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, घटे। तो लिख उसको, when you increase humidity, comma, rate of evaporation, rate of evaporation decreases, क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। हाँ, इसके बारे में भी थोड़ा चर्चा कर देते हैं। कोई शहद, शहद ज्यादा विस्कस है, अरे ज्यादा चिपचिपा है ना, तो शहद में आप देखिएगा फ्लूइडिटी कम होती है, ज्यादा चिपचिपा, तो उसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा इसको जल्दी बाहर नहीं जाने देगा। ये बात समझ पा रहे हो? इसको मैंने इसको ज्यादा टाइटली होल्ड कर रखा है, इसको कम टाइटली होल्ड कर रखा है, सारे कंडीशन सेम है, सारे कंडीशन सेम है। एक को मैंने ज्यादा टाइटली पकड़ के रखा है, एक को थोड़ा कम टाइटली पकड़ के रखा है। अब बाकी जो इसे टकरा रहा है उसकी स्पीड भी सेम है, ये 10 से आ रहा है, ये भी 10 से आ रहा है, ये भी 10 से आ रहा है, लेकिन इसको थोड़ा मैंने जकड़ के रखा है। तो कौन ज्यादा स्पीड से बाहर जाएगा, जिसको जकड़ के रखा हो जाएगा कि कम जकड़ा हुआ, ऊपर वाला। समझ रहे हो? तो नेचर ऑफ लिक्विड में भी डिपेंड करेगा। क्लियर है यहां? तो आप अब ये सीट बनाइएगा, कौन सा, जो पहला वाला है, उसमें सारे इवेपोरेशन के जो भी सवाल हैं, ठीक है? तो होमवर्क दे दूं, ये बना के रखना। हाँ, पिछले वाले लेक्चर का जो भी डाउट है इवेपोरेशन के अलावा, जो तुम बोली 10 नंबर, कौन सा नंबर? हाँ, 10 नंबर कह रहा है कि अल्कोहल एग्जिस्ट, हाँ, अल्कोहल एग्जिस्ट एज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, बिकॉज अल्कोहल लिक्विड क्यों है रूम टेम्परेचर? अल्कोहल लिक्विड इसलिए है रूम टेम्परेचर पे क्योंकि रूम टेम्परेचर पे जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो क्या है, ज्यादा है। गैस हो जाएगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। समझ रहे हो? वही ना है, द इंटरमोलिकुलर फोर्स आर स्ट्रॉन्ग इनफ, इतना है इंटरमोलिकुलर फोर्स कि कीप इट्स पार्टिकल्स बाउंड टू ईच अदर, इतना है, सफिशिएंट मात्रा में है कि इसको एक दूसरे को बाउंड किए हुए हैं, पकड़े हुए हैं। अरे समझ रहे हो? तभी ना लिक्विड है ये। अगर ये इंटरमोलिकुलर फोर्स कम हो जाए, किससे, इसके काइनेटिक एनर्जी से, वेलोसिटी से कम हो जाए, तो ये बाहर हो जाएगा। क्लियर है ये? तो पहला ऑप्शन तो ट्रू है। पहला क्यों ट्रू है ये समझ में आया? ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा तो वो सॉलिड भी हो सकता है। हाँ, सॉलिड भी हो सकता है, ज्यादा हो गया तो सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां आपका कह रहा है कि ये लिक्विड है, क्यों है? लिक्विड है क्यों है? अगर एकदम कम हो गया इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो ये तो गैस में चेंज हो जाएगा ना। इतना मात्रा में तो है, इनफ लिखा है, स्ट्रॉन्ग इनफ, इतनी मात्रा में तो है कि दोनों को रखे हुए, अपने पास रखे हुए। समझ रहे हो? और इससे ज्यादा हो जाएगा तो सॉलिड हो जाएगा, नो डाउट। लेकिन कह रहा हूं कि अगर ये दोनों पास में है तो मैं बोल सकता हूं ना कि इन दोनों में इतना तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समझ रही है बातों को?
कोई डाउट है तो पूछ बेझिझक। मैं कह रहा हूं कि मेरा हाथ और ये चिपका हुआ है, हो सकता है और अच्छे से चिपके हो, लेकिन अभी भी ये थोड़ा सा जुड़ा हुआ है, थोड़ा क्लोज है। तो इसका मतलब इतना तो है इनके बीच में अभी बॉन्ड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि ये दोनों एक दूसरे को होल्ड किए हुए। क्लियर है ये? हाँ हाँ ठीक है, पहले 10वीं नंबर कर ले। हाँ, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज बिलो रूम टेम्परेचर। अगर मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, रूम टेम्परेचर से कम पे रहता, किसमें कन्वर्ट हो जाता है? अरे गैस में चेंज हो जाएगा ना। अच्छा सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज बिलो रूम टेम्परेचर। अरे रूम लिक्विड है, इसका मतलब ये मेल्ट हुआ है ना, मेल्ट हुआ। अभी तो बोल रहे थे कि सॉलिड भी हो सकता है, पर सॉलिड नहीं है, लिक्विड है। इसका मतलब रूम टेम्परेचर पे ये मेल्ट हो चुका है। अगर ये मेल्ट नहीं होता तो सॉलिड में पाया जाता। अगर ये अल्कोहल है, इसकी बात मैं कर रहा हूं, अगर वाटर हमारा लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, क्यों है? हम मेल्टिंग से कम है। अरे समझ रहे हो ना, मेल्टिंग पे है तभी तो है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? बोथ ए एंड बी। इट इज हाईली कंप्रेसिबल। नहीं, इसमें नहीं होगा। लिक्विड को आप ज्यादा कंप्रेस, हाँ, हाईली कंप्रेसिबल कौन सा होता है? गैस। क्यों? रीजन? गैसियस में तो ज्यादा होता है स्पेस, इंटरमोलिकुलर, हाँ ज्यादा होता है। तो ज्यादा होता है तो उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। सीएनजी हमारा उसका एग्जांपल है। ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है उसमें ऑक्सीजन को क्या करते हैं? कंप्रेस करके डालते हैं। अरे बुझे बातों को, 10 का डी होगा इज द राइट आंसर। हाँ तू बोल 20 नंबर। एक्वस सॉल्यूशन, देखो एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है? एक्वस सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब मिक्सचर, सॉल्यूशन का मतलब होमोजीनियस मिक्सचर। कैसा? होमोजीनियस मिक्सचर। दो चीजों को मिलाए और वो बताए थे होमोजीनियस मिक्सचर से, हम बताए थे यूनिफॉर्म कंपोजिशन है तो क्या बोलेंगे? होमो। तो अगर सॉल्यूशन में अगर पानी भी है तो उसको बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन। समझ रहे हो? अगर सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है? पानी। सॉल्वेंट के तौर पे क्या प्रेजेंट है? पानी। तो उसको क्या बोलेंगे? एक्वस सॉल्यूशन। तो कहां गया सवाल? हाँ, रेट ऑफ इवेपोरेशन, मतलब समझ लो ये पानी है, इसमें कई सारी चीजें हैं, उसमें पानी सॉल्वेंट के तौर पे है, पानी है, पानी प्रचुर मात्रा में। तो सिंपली आपको पानी की तरह ही सोचना है। अगर ये पानी है इसमें भरा हुआ, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज होगा। कब घटेगा? जब क्या बढ़ाने पर? ह्यूमिडिटी बढ़ाने। अभी बताया ना मैंने 16 का। हाँ, अभी मैंने ये नहीं बताया था ना कि इस पे एग्जांपल। हाँ, एक चीज और इसमें बताना रह गया है। इवेपोरेशन में, इवेपोरेशन जनरेट्स कूलिंग। इस पे नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ये चलेगा भी, ठीक है? इसको छोड़ के बाकी बोलो। इसका एग्जांपल है, जैसे मान लो कि अगर हम कूलर चलाते हैं तो हमको ठंडा हवा क्यों लगता है? जबकि पानी तो, कूलर आप देखे हैं कभी? कूलर तो बीच में मोटर होता है, चारों तरफ से एक वॉल होता है, घास होते हैं उसमें, उस पे पानी गिरता रहता है, पंखा चलता रहता है। चलो वो तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, उसमें नहीं। अगर तुम पेड़ के नीचे बैठते हो, गर्मी का मौसम चल रहा है, पेड़ के नीचे बैठो तो आपको ठंडा फील होता है बाकी जगह के कंपेयर में। क्यों? या फिर इसको ऐसे सोचे, मटका का पानी हम पीते हैं तो ठंडा क्यों लगता है? रूम टेम्परेचर पे ही रखा हुआ है। एक नॉर्मल बोतल में पानी रखा हुआ है और एक मटके में रखा हुआ है। मटके का पानी आपको ठंडा फील होगा,
एज कंपेयर टू नॉर्मल रखा हुआ है जो पानी। जबकि मटके को हम फ्रिज में नहीं रखे हैं, नॉर्मल रखे हुए हैं, लेकिन मटका का पानी हमको ठंडा फील होता है। तो मटके का नेचुरली जो टेम्परेचर रहता है वो मतलब नहीं बालिक है, नेचुरली का कोई बात नहीं, इवेपोरेशन की वजह से। देखिए मटका है, मैं कोशिश कर रहा हूं, मेरा ड्राइंग खराब है, ये हमारा मटका है, रहने दो, है ये मटका, इसमें हमने क्या डाल दिया, पानी डाला हुआ है पानी डाला हुआ। तो आपको पता होगा कि जैसे हमारे स्किन में छोटे छोटे छेद है ना, उसी तरह मटके में भी छोटे छोटे छेद होते हैं। क्या होते हैं? छोटे, जैसे स्किन में दिख रहा है छेद, क्या नहीं दिख रहा है ना, लेकिन होते हैं ना, पसीना तो आता है। तो मटका में क्या होता है, जैसे ये छोटे छोटे छेद हैं, तो यहां पर जो भी छेद है, यहां पर पानी क्या हो गया है, हल्के हल्के वाटर वेपर है, आपको भले नहीं दिखे पर रहते हैं। होता क्या है, जब ये हो गया, यहां वाटर वेपर आ चुका है, हल्के हल्के जो छेद हैं, छोटे छोटे टेनी टेनी, तो ये जो आपस इधर के जो हमारे सराउंडिंग में जो एयर है वो उससे टकराएंगे, टकराएंगे तो ये वाटर वेपर किसमें ये लिक्विड वाटर किसमें चेंज हो जाएगा, वाटर वेपर में। इवेपरेशन हो रहा है, और हमेशा याद रखना, जहां भी इवेपरेशन होगा वहां कूलिंग जनरेट होना ही होना है। समझ रहे हो? जहां भी इवेपरेशन होगा वहां क्या जनरेट होगा, कूलिंग। तो जैसे जैसे यहां इवेपरेशन होगा, यहां तो जनरेट क्या होगा इसमें, कूलिंग, जिसके कारण से हम पानी जो पीते हैं वो ठंडा होगा। समझ रही हो बातों को? जो हमारे नेल पॉलिश रिमूवर होता है, ठीक है, उसको तुम हाथ में रखो, उड़ जाएगा। तो उड़ने का मतलब क्या हो रहा है, इवेपरेट हो रहा है, तो तुमको हाथ पे ठंडा फील होगा। हाँ, जो भी चीज अगर जल्दी उड़ गया, जो झटाक से उड़ेगा, वो तुमको क्या कर देगा। अब कोई एकदम 1 घंटे में 1 बूंद उड़ रहा है, उसमें तो फील ही नहीं होगा। हाँ, अभी मैंने बताया, पेड़ के नीचे आपको बैठने, पेड़ छांव, पेड़ का कोई घना पेड़ है वहां बैठिए आप, आपको ठंडा फील होता है, 5-10 डिग्री टेम्परेचर कम लगेगा। हाँ ठीक, तो क्यों होता है ऐसा, पेड़ के पत्ते हैं, आपको पता है कि पेड़ जड़ से पानी खींचता है, तो वहां जो पत्ती है, हमारा पेड़ का पत्ती है, पेड़ का जो पत्ती है, ये पेड़ का पत्ती है मान लो, इस पर वाटर वेपर के लेयर जमे हुए हैं, सॉरी वाटर लिक्विड, तो क्या होगा, ये इवेपरेट होगा ना, इवेपरेट। अरे गर्मी का ये तो टकराएगा, ये धीरे धीरे इवेपरेट होगा, इवेपरेशन होगा तो क्या जनरेट होगा, कूलिंग, जिसके कारण से हम पेड़ के नीचे बैठते हैं तो हमको क्या फील होता है, ठंडा। समझ रहे हो? क्लियर है ये? हाँ, इस पे और करेंगे डिस्कस। और कोई सवाल है बोल, उस पर थोड़ा सा और डिस्कस जरूरी है। हाँ ठीक, बाकी तो बन गया होगा। अरे अगर नहीं बना होगा तो आज की क्लास के बाद एक बार फिर ट्राई करना, ठीक है। और इस बार सुन, इस बार ट्राई करें तो ये नहीं कि आंसर देख लिया, हाँ 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 यही, हाँ हाँ जो भी है, मेरी बात सुन समझ, आंसर ईमानदारी से नहीं देखना है। जब भी अटेम्प्ट करें अपने आप को धोखा मत दें, बुझी रहे? ये नहीं कि आंसर देख लिए, अच्छा हाँ मेरा भी यही लग रहा था, ऐसे नहीं, आप सोचें। चलो ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और एक बार फिर से जितने भी मैंने पढ़ाए हैं उसके नोट्स रिवीजन करना, हम टेस्ट भी लेंगे, बुझी? हाँ
कॉपी ले केमिस्ट्री का मिल गया ना किसी की तो कॉपी नहीं मिला है। नहीं कॉपी नहीं है मॉड्यूल नहीं, बायो का मिला। बायो केमिस्ट्री का अच्छा केमिस्ट्री का दे हो गया सर वो पीडीएफ दे दीजिएगा। ठीक हाँ 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 होमवर्क में लिख देते हैं सीट